हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। भारतीय संस्कृति प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण घटक जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जाति व्यवस्था न केवल प्राचीन व्यवस्था है बल्कि आज के समाज और राजनीति को भी प्रभावित करने वाले घटकों में से सबसे महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था क्या है, इसका उदय कैसे हुआ और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जाति व्यवस्था। जाति शब्द है वो जन शब्द से निकला है और जन शब्द का अर्थ होता है जन्म लेना, अर्थात जाति का जो अर्थ है वो जन्म से है। तो इस प्रकार से यह वर्ण व्यवस्था से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं है बल्कि कर्म आधारित है और जाति है वो जन्म लेने से ही उसकी जाति निर्धारित हो जाती है। अर्थात जो बच्चा जिस जाति में जन्म लेता है उसकी वो जाति निर्धारित हो जाती है। अब हम जाति का यदि इतिहास देखें तो वैदिक काल में हमें जाति शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन वेदों के बाद में जब आरण्यक उपनिषद लिखे गए उत्तर वैदिक काल में, उस समय भी जाति व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। धर्म सूत्रों में जाति का वर्णन मिलता है, लेकिन वहाँ पर जाति जो शब्द आया है वो व्यवसाय या पैसे के आधार पर नहीं आया है, बल्कि वो मिश्रित वर्ग के लिए आया है। मिश्रित वर्ग कौन सा है? जैसे जो दो वर्ण हैं, शूद्र और वैश्य, इन दोनों वर्णों के पुरुष और स्त्री ने यदि आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो उनसे जो नई संतान उत्पन्न होगी अब वो न तो शूद्र वर्ण में है न वैश्य वर्ण में है, तो ऐसे वर्णों के लोगों को जाति कहा गया। तो जो मिश्रित वर्ण है उनके लिए जाति शब्द का प्रयोग है वो किया हुआ मिलता है। लेकिन पाणिनि की अष्टाध्यायी और 5वीं शताब्दी के बाद के जो भी ग्रंथ है उसमें जाति एक संरचना के रूप में प्रमुख स्थान बना लेती है, वो समाज में एक महत्वपूर्ण चीज बन जाती है। जो यूनानी लेखक आए, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद में भारत का इतिहास उन्होंने लिखा, उन्होंने भी जाति के बारे में जो लिखा है उसमें उन्होंने जाति और व्यवसाय दोनों को एक दूसरे के समानांतर माना, एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में माना, क्योंकि वो ये सोचते थे कि जो जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार है, तो वो यूनानियों की यह समझ थी कि वो कुम्हार इसीलिए है क्योंकि वो मिट्टी का बर्तन बनाता है, अर्थात व्यवसाय और जाति में कोई अंतर नहीं है। अब हम ये समझना ज़रूरी है कि जाति और वर्ण में क्या अंतर है। वर्ण व्यवस्था के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, हमने 4 वर्णों की उत्पत्ति और उनके कर्तव्यों के बारे में चर्चा की है। आज जाति के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वर्ण है वो कर्म के आधार पर है, जैसे कि विराट पुरुष के मस्तिष्क से जो ब्राह्मण निकला उसका कर्म निर्धारित था कि पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये ब्राह्मण के कर्तव्य है। इसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ऋग्वेद में एक जगह पर उल्लेख आता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और माँ चक्की पीसती है। तो इससे ये पता चलता है कि एक ही परिवार में अलग अलग व्यक्ति के काम करने वाले लोग रहते हैं, तो वो कर्म के आधार पर उनकी वर्ण व्यवस्था है। लेकिन जो जाति है वो जन्म के आधार पर है, अर्थात ब्राह्मण जाति में जो जन्म ले रहा है वो हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वो कर्म कुछ भी क्यों न करे, चाहे वो सैनिक का काम करे, क्षत्रिय का या वैश्य का या शूद्र का, लेकिन उसकी जाति हमेशा ब्राह्मण रहेगी। यह जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में प्रमुख अंतर है। वर्ण 4 ही है। जब से वर्णों की उत्पत्ति हुई है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, तब से 10 जो वर्णों की संख्या वो 4 की 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जाति जब से बनना शुरू हुई है तब न तो जातियों की संख्या तब निर्धारित थी, न अब है। नई नई जातियां हैं वो बनती गई। वर्ण में परिवर्तन आसान है। परिवर्तन का मतलब यहाँ से ट्रांजिशन से है, यानी आप एक काम कर रहे हो और छोड़ करके दूसरा कर सकते हो। आप ब्राह्मण का कार्य कर रहे थे, यज्ञ कराना, लेकिन अब आपने छोड़ करके खेती करना शुरू कर दिया, तो आप चेंज कर सकते हो। आपका वर्ण चेंज हो सकता है,
लेकिन जाति चेंज नहीं होगी, वो जिस जाति में आपने जन्म लिया है वही रहेगी। वर्ण अवस्था में खाने पीने और विवाह संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं थे। उच्च वर्ण जैसे ब्राह्मण है और निम्न वर्ण जैसे उससे नीचे क्षत्रिय वर्ण है, ये यहाँ पर उच्च और निम्न का जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ वो सापेक्षिक है। वर्णों की उत्पत्ति से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में सत्ता और संपत्ति के आधार पर इनका स्थान निर्धारित हो गया। तो यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय के, ब्राह्मण का लड़का हो और क्षत्रिय वंश की लड़की हो तो उनके बीच में विवाह हो सकता था, या ब्राह्मण लड़का है और शूद्र लड़की है तो भी विवाह हो सकता था। इनको वर्ण संकर, इनसे जो नए बच्चे पैदा होंगे उनको वर्ण संकर जातियां कहा जाता था। और जो वर्ण है उसके अनुसार यदि विवाह अलग अलग वर्णों में हो रहे हैं तो फिर उनको विवाहों का प्रकार अलग घोषित कर दिया, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। लेकिन इन सब के बाद भी कोई प्रतिबंध नहीं था कि विवाह कर ही नहीं सकते हैं, या कर लेंगे तो समाज खड़ा हो जाएगा, उसका विरोध कर लेगा। और खान पान का भी कोई प्रतिबंध नहीं था, किसी के भी घर कोई भी आ जा सकता था और खा पी सकता था। लेकिन जाति अवस्था में ये सब प्रकार की कठोरताएं आई, विवाह संबंधी नियम कानून बने और खान पान का भी डरा बन गया कि उस जाति के घर खाना है, उस जाति को उस जाति वाले के घर नहीं खाना है। ये सब चीज़ें जाति अवस्था में शामिल हो गई। अब हम देखते हैं कि जाति बनी कैसे, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। जाति की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत समाजशास्त्रियों ने दर्शाए हैं। एक सिद्धांत है प्रजाति उत्पत्ति का सिद्धांत। इसको रिजले ने प्रतिपादित किया और वो कहता है कि जो शरीर के लक्षण है उसके आधार पर जातियां बनी। और इसका वो जो उदाहरण देता है वो आर्यों के साथ में बताते हुए कहता है कि आर्य जब बाहर से आए, रिजले का सिद्धांत है कि आर्य जब बाहर से आए तो उसने भारत में रहने वाले मूल निवासियों को, जो रिजले कहता है कि वो द्रविडियन थे, उनको यहाँ से भगा दिया। फिर आर्यों की जातियाँ अलग हो गई, द्रविड़ों की जाति अलग हो गई। और फिर जब आर्य यहाँ पर रहे और उन्होंने अलग अलग लोगों के साथ में, स्थानीय लोगों के साथ में जब विवाह किए तो नए जो संतानें हुई वो नया वर्ण बन गया, वो नई जाति बन गई। और प्रसिद्ध समाजशास्त्री घुरिये जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का ये सिद्धांत स्वीकार करता है। वो कहता है कि जब आर्य और जो मूल निवासी थे उनके बीच में जब विवाह संबंध हुए तो जो नए जो संतान आई, नई जो पीढ़ी आई, वो अलग अलग जातियों में बंट गई। तो ये सिद्धांत दिया जाता है। लेकिन ये सिद्धांत सापेक्षिक है, पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि शरीर के लक्षणों के आधार पर या रंग या शारीरिक ढांचे के आधार पर यदि इस प्रकार से व्याख्या की जाए तो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर देश में इस प्रकार के प्रजातियां आपस में मिली है, रही है, और विवाह भी हुए और नए बच्चे भी हुए। लेकिन किसी भी देश में जाति व्यवस्था नहीं है। तो ये भारत की एक यूनिक लक्षण विशेषता है जो विदेशी सांचे से, विदेशी दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता है। व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत नेस्फील्ड और दहलमन ने दिया। इनका ये कहना है कि जो व्यक्ति ने जिस व्यवसाय को चुना वो उसकी जाति हो गई। जैसे तिलों से तेल निकालना तेली कहलाया, जूते बनाने वाला मोची कहलाया, बाल काटने वाला नाई कहलाया, कपड़े धोने वाला धोबी कहलाया। तो इस प्रकार से जो व्यवसाय के आधार पर जातियां बनी। और फिर चूंकि जो श्रेणी व्यवस्थाएं थी प्राचीन काल में जो जाति आधारित थी, जैसे जो इत्र वगैरह का व्यापार करते थे उनको गंधिक बोलते थे, आजकल जिनको गांधी कहा जाता है, तो सुगंधित वस्तुओं का व्यापार करते थे। तो उनका एक पूरा संगठन बना हुआ था। और फिर संगठन के लोग एक साथ जाते थे बड़े बड़े कारवां लेकर के अपने सामग्री को बेचने के लिए। तो फिर उनके साथ में मिलना जुलना उनका ही होता था, तो वैवाहिक संबंध भी उनके बीच में बनने लगे, खान पान के तौर तरीके भी निर्धारित हो गए और फिर वो अलग से जाति बन गई। तो नेस्फील्ड का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि अलग अलग व्यवसाय करने वालों से जातियां बनी हैं। ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत डुबाइनसन, घुरिये और एवर्सन देते हैं। इनका ये मानना है कि जो जाति व्यवस्था भारत में, ये ब्राह्मणों की साजिश है, ब्राह्मणों की चाल है, क्योंकि ब्राह्मणों ने दूसरे वर्ण के लोगों को अपने से हीन बताने के लिए, और स्वयं का काम तो पढ़ना और पंडिताई करना था, और बाकी लोगों को जातियों में बांट दिया। लेकिन यह सिद्धांत भी पूर्ण सही नहीं है, क्योंकि जातियां ब्राह्मणों में भी पाई जाती है। तो यदि चाल है तो फिर अपने खुद में क्यों है जातियां इतनी सारी।
तो यह भी सिद्धांत है वो पूरी सही व्याख्या नहीं करता है। धार्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो होकार्ट और सेनार्ट ने दिया है वो ये कहते हैं कि जब धर्म के विभिन्न प्रकार के जो कृत्य किए जाते हैं, जैसे यज्ञ करना, तो यज्ञ करने में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। जो यज्ञ में मंत्र बोलता है वो ब्राह्मण हो गया, जो उसके लिए लकड़ियाँ लाता है वो कहार हो गया, जो पानी लाता है वो अलग हो गया, जो अन्य खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति करता है वो अलग। तो जब एक बड़ा धार्मिक कार्य होता है तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग भूमिकाएं दी जाती है, फिर वो भूमिका निभाने वाले परिवार धीरे धीरे जाति में बदल गए। ये धार्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत होकार्ट और सेनार्ट देते हैं। प्रागैतिहासिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो ये हटन ने दिया है, और वे कहते हैं कि जो देसी जो लोग हैं, देसी का मतलब मूल निवास इंडिजीनियस आदिवासी जो रहते हैं, उन लोगों के जीवन में कुछ परंपराएं थी, जैसे बलि प्रथा या इस प्रकार के जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर ये जातियां बनी हैं। तो हमने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, लेकिन कोई भी एक सिद्धांत ऐसा नहीं है जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का संपूर्ण रूप से विश्लेषण कर सके। जाति व्यवस्था इतनी व्यापक और जटिल है कि कोई भी एक सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। हाँ, ये सभी सिद्धांत जातियों की उत्पत्ति के लिए रहे हैं। कोई सिद्धांत ने ज़्यादा जातियाँ बनाई है, किसी सिद्धांत से कम जातियाँ बनी है, लेकिन जातियाँ इस प्रकार से इन सिद्धांतों के आधार पर भी बनती रही है। अब हम देखते हैं जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। जाति व्यवस्था में विवाह और खान पान के नियम निर्धारित होते हैं। वो नियम यदि कोई तोड़ता है तो उसको जाति से बाहर किया जाता है, या जाति में उसका मान सम्मान नहीं होता है। उसका निश्चित व्यवसाय है। बहुत सारी जातियाँ व्यवसाय के आधार पर बनी हैं और उनको वही व्यवसाय करने होते थे। उच्च और निम्न स्थान का निर्धारण। शुरू में जब जातियाँ बनी तो शायद यह नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जातियों में भी उच्च और निम्न का स्थान निर्धारित हो गया। कुछ जातियाँ जो हमेशा के लिए ऊंची है, कुछ जातियाँ जो हमेशा के लिए नीची है। तो ये इस प्रकार से जाति व्यवस्था डेवलप हुई। आधुनिक भारत में जब इस प्रकार का लोकतंत्र और शिक्षा का विकास हुआ है, तब इस चीज़ में थोड़ी सी कमी जरूर प्रकट होती है। जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर है और जाति व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता, अर्थात जाति को बदला नहीं जा सकता है। कर्म बदल सकता है। एक शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति या शूद्र वर्ण से संबंधित जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी ब्राह्मणों का काम शिक्षण या अध्यापन का कार्य कर सकता है। तो उसने अपना कार्य बदल दिया, कर्म बदल दिया, लेकिन फिर भी जाति उसकी वही की वही रहती है। तो ये जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। उम्मीद है आपको जाति का चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ में आएंगे। थैंक यू।